दोस्तों नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर 17 जनवरी 2022 को हुआ था। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए है। सीटेट में 150 क्वेश्चन आता है। यह 5 भागों में डिवाइड है। भाग नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाग नंबर 2 गणित, भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन, भाग नंबर 4 भाषा फर्स्ट हिंदी, भाग नंबर 5 भाषा सेकेंड अंग्रेजी या संस्कृत। यह ऑप्शनल होता है। भाग नंबर 5 दोनों में से एक ले सकते हैं। आज हम भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीटेट का 20 अगस्त 2023 को होने वाला एग्ज़ाम यह ऑफलाइन होगा। पेपर कलम का एग्ज़ाम होगा। चलिए हम भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाग नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक है। क्वेश्चन नंबर 61 राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सेकंड गुजरात, ऑप्शन नंबर थर्ड पंजाब, ऑप्शन नंबर फोर्थ उत्तराखंड। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड पंजाब। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, जबकि छत्तीसगढ़ का मुठिया फरा एवं बफौरी, गुजरात का ढोकला खांडवी एवं लेमन राइस एवं उत्तराखंड का चैसोड़ी वाड़ी एवं फाड़ू का साग आदि सर्वप्रिय भोजन है। क्वेश्चन नंबर 62 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड उत्तराखंड, ऑप्शन फोर्थ जम्मू कश्मीर। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है गुजरात। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। भुज गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ 26 जनवरी 2001 को भूकंप के झटके लगे थे, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड असम, ऑप्शन नंबर थर्ड उड़ीसा, ऑप्शन नंबर फोर्थ केरल। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड असम। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। असम राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभे पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। इन घरों के खंभे अत्यंत मजबूत होते हैं ताकि बाढ़ आने पर इन घरों को कोई नुकसान ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 64 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें औसत चाल पूछा है। दूरी है 432 किलोमीटर और समय है 16 दिसंबर 2021 को 21:45 का मतलब होता है 9:45 और दूसरा दिन है 17 दिसंबर 2021 को 5:45, यानी 9:45 से काउंट करेंगे। 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 12:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5:45। टोटल हुआ 8 घंटा। तो दूरी औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 432 बटा हम करेंगे 8। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 65 कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटी बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी बराबर 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर,
तो 15.5 गुणे 110 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1.705 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 66 मुक्तापुर पोचमपल्ली ज़िले का एक गांव है। इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह ज़िला किस राज्य का भाग है? ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक, ऑप्शन सेकंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड तेलंगाना, ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड तेलंगाना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। मुक्तापुर पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं जिनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। पोचमपल्ली अपनी बुनाई शैली एवं इकत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन ने पोचमपल्ली को पर्यटन के लिहाज से देश का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना है। क्वेश्चन नंबर 67 नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कांदाहार, ऑप्शन सेकंड कराची, ऑप्शन थर्ड बर्लिन, ऑप्शन फोर्थ आबू धाबी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ आबू धाबी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। आबू धाबी में एक प्रकार के खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। खजूर यहाँ का लोकप्रिय फल है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर फोर्थ दक्षिण पश्चिम। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तर पश्चिम। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है, तो बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा उत्तर पश्चिम होगी। क्वेश्चन नंबर 69 पीतल ब्रांच के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है यह एक तत्व है, ऑप्शन सेकंड यह एक यौगिक है, ऑप्शन थर्ड यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, ऑप्शन फोर्थ यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पीतल यानी ब्रांस एक मिश्र धातु है। इसका निर्माण कॉपर यानी जस्ता, कॉपर यानी तांबा एवं जस्ता धातुओं के मिश्रण से किया जाता है। पीतल का प्रयोग संगीत वाद्य यंत्रों, रेडिएटर, बंदूक, कारतूस, आवरण, वास्तुशिल्प, ट्रिम, पाइप, स्क्रू एवं सजावटी सामान आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सेकंड केरल, ऑप्शन नंबर थर्ड तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर फोर्थ तेलंगाना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड केरल। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। केरल राज्य के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। मछली व चावल, अवियल एवं टैपियोका यहाँ का लोकप्रिय भोजन है। साथ ही ये लोग अपने भोजन में विशेष रूप से नारियल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 चापगा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से
बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है ऑप्शन फर्स्ट 1000 वर्ष से भी पुराना, ऑप्शन नंबर सेकंड है लगभग 800 वर्ष पुराना, ऑप्शन नंबर थर्ड है लगभग 100 वर्ष पुराना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अत्यंत आधुनिक। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1000 वर्ष से भी पुराना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। चापगा लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी लोग हैं। यह तिब्बती मूल का बंजारा नामक समुदाय हैं जो लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग क्षेत्र में निवास करते हैं। ये पर्वतों पर रहते हैं तथा रहने के लिए बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं जो उनकी अत्यधिक ठंड से रक्षा करता है। इन टेंटों को रेबो कहा जाता है। इन टेंटों का डिजाइन लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे देश में राज्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 30, ऑप्शन नंबर सेकंड है 28, ऑप्शन नंबर थर्ड है 27, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 26। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड 28, 28। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का नवीनतम 28वां राज्य तेलंगाना है जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था, जबकि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल, ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ऑप्शन फोर्थ केरल कर्नाटक तेलंगाना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। उड़ीसा पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों के तट बंगाल की खाड़ी पर हैं, जबकि गोवा गुजरात केरल कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। क्वेश्चन नंबर 74 चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सेकंड असम, ऑप्शन नंबर थर्ड छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर फोर्थ मिजोरम। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ मिजोरम। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। चेराओ मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें पुरुष संगीत की ताल के साथ लाठी को खोलते और बंद करते हैं तथा महिलाएं रंग बिरंगे परिधान पहनकर संगीत की लय के साथ बांस के बीच और बाहर कदम रखते हुए शीर्ष पर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में एक संतुलित समन्वय और कौशल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सेकंड लेह और लद्दाख, ऑप्शन थर्ड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ मेघालय। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड लेह और लद्दाख। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। लेह और लद्दाख हमारे देश का एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत एवं सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। लद्दाख को भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। इसके प्रथम उप गवर्नर R.K. माथुर थे। वर्तमान समय में यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 76 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ऑप्शन फर्स्ट अनुपूरक, ऑप्शन सेकंड एकल विषय, ऑप्शन थर्ड एकीकृत, ऑप्शन फोर्थ पाठ्यपुस्तक आधारित। सही ऑप्शन बताइए।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड एकीकृत। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। प्राथमिक स्तर से पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है ताकि वह पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके। सामान्यतः मानव सहित सभी जीव पर्यावरण की ही देन माने जाते हैं। इस दृष्टिकोण से पर्यावरण अध्ययन की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? ए है सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना। बी रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। सी किताबी शिक्षा से प्रस्थान। डी स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। कूट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकंड ए और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी और सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ बी सी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ बी सी डी। प्राथमिक क्वेश्चन नंबर 78, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ए विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। वी है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी है बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। डी है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। कोट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए सी और डी, ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड बी सी और डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ सी और डी। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी और सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण को समझते हुए इसके अनुरूप व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करना है, जिससे बालक अपने पर्यावरण एवं उसमें होने वाली विभिन्न घटनाओं को समझते हुए उसके अनुकूल एवं उपयुक्त व्यवहार करें। बच्चों में विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का पोषण करने, पर्यावरण के मुद्दों के विषय में जागरूकता विकसित करने एवं बच्चे के खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों आदि को शामिल करना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट यह बाल केंद्रित है, ऑप्शन सेकंड यह किताबी है, ऑप्शन थर्ड इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल हैं, ऑप्शन फोर्थ है यह पुनर्प्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह बाल केंद्रित है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा बाल केंद्रित है। पर्यावरण एक बहुविषयी विज्ञान का प्रतिरूप है जिसका विकसित रूप भूगोल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की शिक्षा बाल केंद्रित, एकीकृत, व्यवहारिक, लचीली, क्रिया आधारित, स्थान तथा आवश्यकता अनुसार होती है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, ऑप्शन सेकंड बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए, ऑप्शन थर्ड है अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, ऑप्शन फोर्थ है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की
सीखने सिखाने की प्रक्रिया बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। छोटे बच्चे में पर्यावरण की समझ विकसित करने एवं रचनात्मक ढंग से बच्चों को पर्यावरण संबंधित संकल्पना समझाना अध्यापकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन फर्स्ट संदर्भ पुस्तकें, ऑप्शन सेकंड कहानियाँ और आख्यान, ऑप्शन थर्ड है पाठ्य पुस्तक परीक्षा, ऑप्शन फोर्थ है विवरण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड कहानियाँ और आख्यान। चलिए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कहानियाँ और आख्यान ईबीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। अध्यापक बच्चों को कहानी कथन एवं आख्यान प्रदान कर अलग तरीके से ईबीएस पर्यावरण अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों का भ्रमण, पार्क, चिड़ियाघर, क्लब, झील एवं अभ्यारण्य करा सकते हैं, जिससे छात्र स्वयं प्रकृति का अवलोकन एवं निरीक्षण कर वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? ऑप्शन है परिवार और दोस्त फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड परिवहन के साधन, ऑप्शन थर्ड जल संरक्षण, ऑप्शन फोर्थ है हमारा स्वभाव। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिवार और दोस्त। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय परिवार और दोस्त हैं। परिवार के सामाजिक जीवन में परिवार एवं दोस्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार वह प्रथम संस्था है जिसमें मानव सामूहिक रूप से रहना सीखना। मानव का संगठित जीवन परिवार से ही प्रारंभ होता है। जब अलग अलग परिवार के सदस्य एक दूसरे से काफ़ी करीब होते हैं, जिसमें कोई विशेष पारिवारिक रिश्ता नहीं होता है, तो वे मित्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ईबीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ए साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, बी जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, सी करके सीखने के लिए, डी याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। कूट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए, बी और सी, ऑप्शन सेकंड बी, सी और डी, ऑप्शन थर्ड ए और सी, ऑप्शन फोर्थ बी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ईबीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव साइकोमीटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए तथा करके सीखने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें याद करके सीखने की प्रक्रिया प्रभावी तथा परिपथ नहीं होती, इसलिए ईबीएस में इसे सम्मिलित नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 84, बच्चों को ईबीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि ए गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, बी गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, सी शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, डी बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। कोट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी, ऑप्शन सेकंड बी, सी और डी, ऑप्शन थर्ड ए, सी और डी, ऑप्शन फोर्थ ए, बी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड बी, सी और डी। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित कर एवं बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा देने आदि के द्वारा बच्चों को ईबीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। इसमें गतिविधियों को विशेष रूप से आयोजित नहीं की जाती, बल्कि गतिविधियां स्वयं संकलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। सही ऑप्शन बताइए।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। बच्चों को बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधों के महत्व से परिचित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? ए समाचार पत्र, बी सर्वेक्षण, सी ट्विटर, डी समुदाय के सदस्य कूट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर सेकंड बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, बी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और डी। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्र, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य आदि ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकते हैं। साथ ही शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं, परियोजना कार्य, परिचर्चा एवं प्रयोग प्रदर्शन आदि ईवीएस सीखने एवं सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु ट्विटर सोशल मीडिया मंच है जहां व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। इनका क्षेत्र अत्यंत सीमित है। क्वेश्चन नंबर 87, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ए समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, बी यदि सर्वेक्षण किया जाता है, सी क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, डी यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। कोट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर सेकंड ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, बी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। भोजन थीम से समुदाय के सदस्यों के माध्यम, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम एवं सर्वेक्षण आदि सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण? ए वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बी वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, सी बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, डी वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति हैं। कोट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर सेकंड ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, सी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि इससे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा मिलता है, बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार आता है, उनमें परस्पर सहयोग, समानता एवं भाईचारे की भावना का उदय होता है तथा बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 89, आकलन में स्व आकलन है। ऑप्शन फर्स्ट सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सेकंड सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर थर्ड सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन नंबर फोर्थ सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड सीखने के रूप में आकलन। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। आकलन में स्व आकलन सीखने के रूप में आकलन है। आकलन एक विशिष्ट संकेतक माना जाता है जिससे अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, ऑप्शन सेकंड बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, ऑप्शन थर्ड बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, ऑप्शन फोर्थ स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए किया जाता है।